Hello friends, welcome to Reno's Englishpedia. Today I'm going to revise the title, the symbolism, the theme or the central idea, the important points, the character analysis, the summary and tone of the poem Aunt Jennifer's Tigers, written by Adrian Rich. So let's start. Okay, so moving on to the title, जो आंट जेनिफर पोएम है ये एक वुमन के बारे में है who is creating a screen, a tapestry of tigers. Tapestry of tigers मतलब वो स्क्रीन पे मतलब it's a canvas kind of a cloth जिसपे वो tigers एम्ब्रॉयडरी कर रही है and she is doing this using her artistic talents. She is quite good at embroidering. So she is creating of a scene of tigers who are running about here and there in the presence of hunters. Now the hunters are not aiming to kill the tiger. वो tiger को मारना नहीं चाहते हैं बल्कि hunters भी बड़े आराम से ट्री के नीचे सो रहे हैं। आप देखोगे ये वाले सीन की खास बात क्या है कि ना तो टाइगर्स हंटर से डर रहे हैं और ना ही हंटर्स टाइगर को शूट करने की कोशिश कर रहे हैं या हंटर्स भी टाइगर से नहीं डर रहे हैं। बोथ ऑफ देम हैव एक्सेप्टेड ईच अदर्स प्रेजेंस, बोथ ऑफ देम आर कंफर्टेबल इन ईच अदर्स प्रेजेंस। अब ये सीन का सिंबॉलिज्म क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है? दैट इज द टाइगर्स हु आर रिप्रेजेंटिंग, सिंबलाइजिंग आंट जेनिफर्स डिजायर्स फॉर फ्रीडम, पावर एंड इंडिपेंडेंस। मतलब जो पोएम का जो टाइटल है, इट इज़ बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ आंट जेनिफर. Aunt Jennifer is a woman who has been suppressed, oppressed by her husband. एंड बिकॉज ऑफ दिस जब वो टाइगर एम्ब्रॉयडर कर रहे हैं तो वो सिर्फ टाइगर्स एम्ब्रॉयडर नहीं कर रहे हैं, वो अपना डिज़ायर फॉर फ्रीडम, पावर और इंडिपेंडेंस इस चीज़ को जाहिर कर रहे हैं थ्रू हर एम्ब्रॉयडरी. अब ये पोएम एक्सप्लोर कर रहा है थीम्स ऑफ जेंडर रोल्स, ऑपरेशन एंड द डिज़ायर फॉर फ्रीडम. सो अगेन द टाइटल इज सिंबलाइजिंग दीज थीम्स. एंड सबसे बड़ी बात है, जो पोएम है ये कंट्रास्ट कर रहा है आंट जेनिफर को अपने टाइगर्स के साथ. टाइगर्स अगर रिप्रेजेंट करते हैं डिग्निटी, कॉन्फिडेंस, एलिगेंट, उनका जो पावर है, they are free from fear, they do not fear any person, they don't fear the hunter. तो वही चीज़ आंट जेनिफर भी अपने लाइफ में चाहती है. शी वॉन्ट्स टू बी फ्री, शी डजेंट वॉन्ट टू फियर हर हंटर. उनकी लाइफ का जो हंटर है वो उनके हस्बैंड हैं. तो जब पूरी पोएम ही आंट जेनिफर की लाइफ, उनके डिज़ायर्स, उनकी डेथ के ऊपर बेस है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब टाइटल इज़ क्वाइट मतलब बिल्कुल सूटेबल टाइटल है रिगार्डिंग द जिस्ट ऑफ द पोएम. अगेन जब हम इस पोएम को स्टडी कर ही रहे हैं तो वी नीड टू रिमेंबर देयर आर सर्टेन वेरी इंपॉर्टेंट सिंबल्स इन दिस पोएम. जो आंटी के हाथ में वेडिंग रिंग है, दैट इज सिंबलाइजिंग हर हर ऑपरेशन इन हर मैरिज. उनको अपनी शादी के बाद किस तरह का ऑपरेशन फेस करना पड़ा. जो टाइगर्स हैं, दे आर सिंबलाइजिंग आंट जेनिफर्स डिज़ायर फॉर फ्रीडम, पावर एंड इंडिपेंडेंस. वो उन टाइगर्स की तरह ही अपने आप को फ्री करना चाहती हैं, पावरफुल बनाना चाहती हैं और अपने आप को इंडिपेंडेंट साबित करना चाहती हैं. अब जो वो एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं, दैट इज़ सिंबलाइजिंग आंट जेनिफर्स क्रिएटिव एक्सप्रेशन एंड एस्केप फ्रॉम हर रेप्रेसिव लाइफ. वो जो उनका एम्ब्रॉयडरी करने का टास्क है, एक तो दैट इज़ आर्ट इन आर्ट. ये आपको फ्रेज़ याद रखना है, आर्ट इन आर्ट. मतलब शी इज़ यूजिंग हर आर्ट. एम्ब्रॉयडरी इज़ एन आर्ट और पोएम इज़ एन आर्ट. पोएम में एक आर्ट का यूज़ किया गया है टू सिंबलाइज आंट जेनिफर्स क्रिएटिव एक्सप्रेशन, राइट. और ये जो आर्ट है, ये जो एम्ब्रॉयडरी है, ये उनका एस्केप फ्रॉम ऑप्रेसिव लाइफ भी सिंबलाइज कर रहा है. अब आप टाइगर्स को देखोगे तो टाइगर्स सिंबलाइज फ्रीडम, पावर. साथ के साथ टाइगर्स आर ऑल्सो सिंबलाइजिंग आंट जेनिफर्स डिज़ायर. तो टाइगर में जनरली हम कंफ्यूज कर देते हैं कि वो क्या सिंबलाइज कर रहे हैं. यहाँ पे टाइगर्स आर सिंबॉलिक ऑफ टू थिंग्स, आंट जेनिफर का डिज़ायर एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टाइगर्स देमसेल्व्स. मूविंग ऑन टू द थीम और द सेंट्रल आइडिया. तो इसका जो थीम और सेंट्रल आइडिया है वो एक ही है, दैट इज जेंडर इनइक्वालिटी.
the oppression of women and the power of creative expression. ऑब्वियसली जेंडर इनइक्वालिटी है, इसीलिए हम ऑपरेशन ऑफ वुमेन देख रहे हैं। बट इस ऑपरेशन को दुनिया तक लाने के लिए, इस ऑपरेशन से फाइट करने के लिए, दे आर शोइंग द पावर ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन। अगर हमारा एक्सप्रेशन क्रिएटिव होता है तो हम लड़े झड़े झगड़े बगैर भी कितने आसानी से अपना पावर, अपना अपनी डिज़ायर एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब इनइक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटी क्यों है? बिकॉज ऑब्वियसली द सोसाइटी इज़ अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, और अगर मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है तो सप्रेशन ऑफ वुमेन, ऑपरेशन ऑफ वुमेन तो होगा ही। इफ वन इज डोमिनेटिंग देन द अदर विल बी ऑप्रेस्ड। ऑल्दो द टाइम्स हैव चेंज, जब से हम बात कर रहे हैं, एड्रियन रिच के टाइम की बात कर रहे हैं और आजकल के टाइम की बात कर रहे हैं, तो डेवलपिंग सिटीज़ में, डेवलप सिटीज़ में या टाउन्स में या कंट्रीज़ में डिफरेंस तो बहुत आया है, बट स्टिल इवन एट द हार्ट ऑफ इट अगर हम देखने जाएं तो देर इज़ क्वाइट अ लॉट ऑफ ऑपरेशन गोइंग ऑन. So first theme that we study in this poem is gender inequality. Next related theme is the power of patriarchy. पेट्रियार्की जो हमारा सिस्टम में बनी हुई है, दैट इज पेट्रियार्की मीन्स मेल डोमिनेशन। ये विमेन, जो विमेन बॉडी है, जो विमेन पॉपुलेशन है, उनको कंट्रोल कर सकती है। बट ये पोएम की तरह बताया गया है कि वो हमारे एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं, बट नॉट आवर माइंड्स। हमारे माइंड में जो थॉट्स हैं, हमारे माइंड में जो डिज़ायर है, उनको कंट्रोल करना पेट्रियार्की के बस की बात नहीं है। देन ऑब्वियसली द इम्पॉर्टेंस ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन। आंट जेनिफर का जो आर्ट है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एस्केप। वो अपने आर्ट के थ्रू अपने हस्बैंड के डोमिनेशन से एस्केप कर रहे हैं, और ये आर्ट एक ज़रिया भी है, एक वे भी है टू एक्सप्रेस अ सप्रेस डिज़ायर्स। उनके जो डिज़ायर्स को सप्रेस कर दिया गया है, उसको एक्सप्रेस करने का एक बहुत इम्पॉर्टेंट वे है। Then the last theme of this poem is challenges of marriage. ऐसा नहीं होता है कि marriage is a bed of roses. Any person who gets married, he or she, will have to compromise in life. There are numerous challenges of marriage. और यहाँ पे इस पोएम में हम देख रहे हैं कि आंट जेनिफर की मैरिज के कारण उसकी लाइफ में, उनकी लाइफ में जो ऑपरेशन आया, उनकी लाइफ में जो कंस्ट्रेंट्स आया, उनका इफेक्ट आंट जेनिफर के ऊपर क्या हुआ. सो दीज आर द थीम्स और द सेंट्रल आइडियाज ऑफ द एंटायर पोएम. At this point, we need to understand the important points of the poem. The first, Aunt Jennifer is a woman who is trapped in an unhappy marriage with a chauvinist husband. ये हमें अंडरस्टैंड हो गया है अभी तक जितना भी डिस्कशन किया है. वेरी इम्पॉर्टेंटली ये जो पोएम है, इट्स एन इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रास्ट बिटवीन आंट जेनिफर एंड द पावरफुल टाइगर शी इज़ एम्ब्रॉयडरिंग. आंट जेनिफर जो है वो एक माइल्ड वुमेन है, स्ट्रॉन्ग वुमेन नहीं है. शी इज़ अनकॉन्फिडेंट अबाउट हर सेल्फ. अगर हम देखने जाएं तो इनका इन द 11th स्टैंडर्ड चैप्टर मदर्स डे मिसेस पियर्सन के साथ कंपैरिजन हो सकता है, बिकॉज बोथ ऑफ देम वर माइल्ड, both of them were not willing to go against their families, right? तो यहाँ पे extrapolation आ जाता है. And the poem suggests that कि जो आंट जेनिफर का आर्ट है, it's a testament to her inner strength and resilience. मतलब बाहर से वो आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, बट उनके मन की इच्छा को कोई भी ख़त्म नहीं कर पाया है. ये जो उनका दिस पोएम, जो आंट जेनिफर का आर्ट है, ये एक टेस्टामेंट है, एक सबूत है, एक प्रूफ है कि अंदरूनी उनका डिज़ायर बहुत स्ट्रॉन्ग है. उनको उनका रेजिलियंस दिखा रहा है. रेजिलियंस मतलब द एबिलिटी टू गेट बैक ऑन योर फीट. ज़िंदगी आपको जितनी बार भी गिराए, आपके अंदर एबिलिटी है हर बार गिर के खड़े होने की. तो आंट जेनिफर को भी जितना मर्जी ऑप्रेस किया गया है, बट शी इज़ अ रेजिलियंट कैरेक्टर. उनका डिज़ायर आज भी जागरूक है और उनमें अभी भी हिम्मत है. ऑल्दो शी इज स्कैर्ड, बट उनमें फिर भी हिम्मत है टू एम्ब्रॉयडर हर डिज़ायर्स, टू शो द वर्ल्ड हर डिज़ायर्स, अगर कोई समझ पाए तो. So these are the key points of this poem which you need to keep in your mind before starting with the revision of the poem. Okay, when we talk about
द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द पोएम, तो इसमें आंट जेनिफर का कैरेक्टर क्लियरली विजिबल है कि उनका इन शी हैज़ अ लॉट ऑफ इनर स्ट्रेंथ, शी इज़ अ रेजिलिएंट पर्सन। वो जब सेकंड स्टैंजा में हम देखते हैं कि जब वो उनके हाथ कांप रहे हैं व्हेन शी इज़ पुलिंग द वुल, तो ऐसे लगता है कि शी इज़ अ टेरिफाइड वुमन। वो बहुत फीबल, बहुत डरपोक लेडी हैं जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं है। शी इज़ टोटली लैकिंग इन कॉन्फिडेंस। लैकिंग मतलब कमी होना। एंड हमें ये भी पता चलता है दैट शी इज़ अ विक्टिम ऑफ अ डोमिनियरिंग हस्बैंड। अब इन सब चीज़ों के बावजूद जो उनका डिज़ायर है दैट फाइंड्स एन आउटलेट इन हर एम्ब्रॉयडरी, उनका जो क्रिएटिविटी है, उनका जो डिज़ायर है, वो एम्ब्रॉयडरी के थ्रू हमें पता चलता है। एंड व्हाट इज़ शी एम्ब्रॉयडरिंग? शी इज़ एम्ब्रॉयडरिंग द prancing टाइगर्स। अब ये prancing टाइगर्स जो हैं, दे आर अ कंप्लीट फॉइल, अ कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट टू हर ओन पर्सनैलिटी। अगर आंट जेनिफर डरपोक हैं तो टाइगर्स बहुत कॉन्फिडेंट है। टाइगर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हम अभी थोड़ी देर में कर रहे हैं, बट बेसिकली आंट जेनिफर अपीयर होती हैं एज अ टेरिफाइड पर्सन, बट वी हैव टू टॉक अबाउट हर इनर स्ट्रेंथ एंड ऑल्सो हर रेजिलियंस, जो हमने इससे पहले वाली स्लाइड में देखा था। अब टाइगर्स कैसे हैं? अगर आप फर्स्ट स्टैंजा देखोगे तो आंटी ने टाइगर्स को पोर्ट्रे किया है एज कम्प्लीटली ऑपोजिट टू हर ओन कैरेक्टर। जो उन्होंने टाइगर्स को ड्रॉ किया है, दे आर बीइंग पोर्ट्रेड एज फियरलेस। फियरलेस मतलब जिनको डर नहीं है, वो कॉन्फिडेंट है, वो मतलब अपने डिसीजंस चेंज नहीं करते हैं, वो डिथर नहीं करते हैं कि ये करूँ या ना करूँ। दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि उनको क्या करना है। दे आर वेरी प्राउड, उनको ईजिली कोई ऑप्रेस नहीं कर सकता है। एंड दे आर नॉट बाउंड बाय एनीथिंग और एनीवन, वो किसी से भी नहीं डरते, नाइदर द हंटर्स और बाय लाइफ इटसेल्फ। इनके कॉन्ट्रास्ट में ऑब्वियसली आंट जेनिफर इज अ फॉइल। तो उनका कैरेक्टर हमें कैसे नजर आता है? शी इज एन अनफ्री वुमेन, शी इज लीडिंग एन ऑप्रेस्ड लाइफ। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द समरी। तो समरी क्या है कि जो पोएट है वो एक लेडी को डिस्क्राइब कर रहे हैं जिनको वो आंट जेनिफर कह के एड्रेस कर रहे हैं। पॉसिबली एड्रियन रिच knows a woman who was living Aunt Jennifer's life। फिर पोएट हमें बताते हैं that she is embroidering on a piece of cloth that could be a wall hanging or a table cloth or something or the other। वो एक स्क्रीन को एम्ब्रॉयडर कर रहे हैं। On it she has embroidered beautiful tigers that are running here and there in the green forest। वो जो टाइगर्स की ब्यूटी को डिस्क्राइब करते हैं, दे आर अ कंपैरिजन टू द मतलब जो टाइगर्स की ब्यूटी है दैट इज़ अ कंपैरिजन टू द बैकग्राउंड। जो बैकग्राउंड है दैट इज़ अ बैकग्राउंड ऑफ द ग्रीन फॉरेस्ट, और टाइगर्स का कलर क्या है? टोपाज येलो, राइट? तो ये दोनों आपस में बहुत ब्यूटीफुली कंपेयर होते हैं, कंट्रास्ट होते हैं, बहुत ब्यूटीफुल एक सीन क्रिएट करते हैं। अब वो ग्रीन बैकग्राउंड जो फॉरेस्ट का ग्रीन बैकग्राउंड है उसमें टाइगर्स कैसे अपीयर होते हैं? दे अपीयर इज ब्राइट येलो। अब उसी सीन में देर आर हंटर्स, देर आर मेन ओवर देर, बट द टाइगर्स आर नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ द मेन। वाई? बिकॉज दे आर फियरलेस, उनको उन आदमियों से डर नहीं लगता है। यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि टाइगर्स को डर क्यों नहीं लग रहा है? बिकॉज हंटर भी उनको मारने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हंटर को भी टाइगर से डर नहीं लग रहा है, हंटर्स भी टाइगर के प्रेजेंस में आराम से सोए हुए हैं। अगर आप ये सीन को कंपेयर करोगे तो इट्स अ सीन वेयर नो वन इज स्कैरिंग और टेरिफाइंग द अदर पर्सन। सब अपनी अपनी जिंदगी में शांति से जी रहे हैं। हंटर आराम से अपना सोया हुआ है, टाइगर्स अपना आराम से खेल रहे हैं। सो दे आर नॉट अफ्रेड, दे आर नॉट स्केर्ड ऑफ ईच अदर, एंड नाइदर इज अटेम्प्टिंग टू डू दैट टू द अदर पर्सन। हमें यहाँ पे इस फर्स्ट स्टैंजा में हमें आंटी और टाइगर्स के बीच का डिफरेंस भी समझ में आता है। जो आंटी ने टाइगर्स बनाए हैं वो फियर्स हैं, बट शी हरसेल्फ इज अफ्रेड ऑफ हर हस्बैंड। अब पोएट के हिसाब से टाइगर्स जो हैं वो प्राउड हैं, फियरलेस सिटीजन्स या डेनिजन्स ऑफ द फॉरेस्ट हैं। ये क्रीचर्स बड़े एलिगेंट हैं, बड़े शाइनी हैं, बड़े कॉन्फिडेंट हैं, एंड आंट जेनिफर इज अ कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट टू देम।
अब सेकेंड स्टैंजा में देयर इज अ सडन शिफ्ट, नाउ वी कम टू नो कि व्हाट आर द टाइगर्स रिप्रेजेंटिंग। अब सेकेंड स्टैंजा में हमें पता चलता है कि आंट जेनिफर जो है शी फियर्स हर हस्बैंड। वो बोलती है कि जब आंट जेनिफर एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं तो उनके हैंड्स, उनके फिंगर्स जो हैं दे आर शेकिंग। They are not shaking. Shaking is not the right word. Actually, it is trembling. They are trembling from the fear of her husband. क्यों? Possibly that the husband does not approve of her hobby. The husband is so dominating that even something as harmless as embroidery could set him off. उनको गुस्सा आ सकता है इस बात पे। तो because of this fear, she is finding it very difficult to pull the thread of, to pull the needle. उनको वो निडल से एम्ब्रॉयडरी करना बड़ा मुश्किल लग रहा है, उनके हैंड्स क्वेक कर रहे हैं, ट्रेम्बल कर रहे हैं। अगेन दिस ऑपरेशन इज बीइंग डिफाइंड बाय हर वेडिंग रिंग। वो बोलते हैं कि वेडिंग रिंग का इतना मैसिव वेट है, मतलब वो बोल रहे हैं कि इस मैसिव वेट के कारण उनके फिंगर्स दे आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू पुल द थ्रेड। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक हाइपरबली है, एक कंट्रास्ट है। वाई? बिकॉज रिंग का इतना भार नहीं होता है। तो रिंग किसको सिंबलाइज कर रही है? रिंग उस ऑपरेशन को सिंबलाइज कर रही है जो आंटी की शादी के टाइम से उनके ऊपर हावी कर दी गई थी। शी वॉज ऑप्रेस्ड राइट फ्रॉम द डे ऑफ हर मैरिज। तो वो वेडिंग रिंग उस चीज़ का सिंबलाइज कर रही है कि जब से उनके हाथों में वो अंगूठी आई, उनकी जो लाइफ है दैट वाज फुल ऑफ फियर, इनसिक्योरिटी। समथिंग एज इनोक्वस, एज हार्मलेस एज एम्ब्रॉयडरी इज ऑल्सो इंसाइटिंग फियर इन आंट जेनिफर, राइट। यहाँ पे ये भी दिखाया है कि ये जो रिंग है ये आंटी के लिए एक बर्डन है। इट इज़ नॉट समथिंग दैट शी डिजायर्स इन द विद द पैसेज ऑफ टाइम। दिस रिंग, दिस मैरिज हैज बिकम अ बर्डन फॉर आंट जेनिफर। अब ऐसा क्यों है? पॉसिबली बिकॉज हर हस्बैंड इज टॉर्चरिंग हर अ लॉट, एंड बिकॉज ऑफ दिस जो वेडिंग रिंग है वो बर्डन बन गई है इंस्टेड ऑफ अ ब्यूटिफुल गिफ्ट। ये वेडिंग सिंबलाइज करती है द मेनी डिफिकल्टीज दैट शी हैज फेस्ड इन हर मैरिड लाइफ। वो इस वेडिंग को, रिंग को डिस्क्राइब करते हैं एज अ हेवी बैंड, अ वेरी हेवी, वेरी माइटी बैंड। मैसिव वेट है इस बैंड का उनके फिंगर्स के ऊपर। तो ये जो रिंग है इट इज़ बीइंग लिंक्ड विद हर बैड एक्सपीरियंसेस, हर टॉर्चर ड्यूरिंग हर मैरिज, राइट। उन्होंने जो भी टॉर्चर फेस किया है ड्यूरिंग हर मैरिज, तो वो सारी चीज़ें इस रिंग के अंदर सिंबलाइज्ड हो रही हैं। और ये फर्दर रिलेट कर रही हैं टू द डोमिनेटिंग नेचर, टू द डोमिनेटिंग बिहेवियर ऑफ हर हस्बैंड। तो सेकेंड स्टैंजा इज गिविंग अस अ विविड पिक्चर ऑफ अ मैरिड लाइफ। ये उनकी शादी होने के बाद से लेकर वो पॉइंट व्हेन आंट जेनिफर इज एम्ब्रॉयडरिंग, तो उनकी लाइफ कैसे रही है। इट शोज दैट इट हैज़ बीन क्वाइट एन ऑप्रेसिव लाइफ। अब लास्ट स्टैंजा जो है ना, वहाँ पे बच्चे अक्सर बोलते हैं कि ये बड़ा डिप्रेसिंग है, बड़ा पेसिमिस्टिक है, बट देन देयर इज़ एन ऑप्टिमिस्टिक नेचर टू इट। ये आपके ऊपर है कि आप उसको पेसिमिस्टिकली डिस्क्राइब कर रहे हो या ऑप्टिमिस्टिकली। पेसिमिस्टिक इसलिए आप कहोगे क्योंकि आंट जेनिफर की डेथ हो गई है, एंड इवन आफ्टर हर डेथ शी इज़ नॉट बीइंग फ्री फ्रॉम द ऑपरेशन। आंट जेनिफर की डेथ के बाद भी उनके फिंगर्स पे वो रिंग उन्होंने पहनी हुई है। सिंबलाइज क्या कर रहा है कि डेथ होने के बावजूद आंट की जो ज़िंदगी है वो अंकल के डोमिनेशन से फियर नहीं हुई है। तो इस पॉइंट को लेकर आप बोल सकते हो कि पोएम जो है वो पेसिमिस्टिक है कि अपनी लाइफ टाइम में आंट जेनिफर को फ्रीडम फ्रॉम फियर नहीं मिला। बट मेरे हिसाब से ये पोएम जो है ये काफ़ी हद तक एक ऑप्टिमिस्टिक नोट पे एंड करती है, बिकॉज पोएट का कहना जो सार है, डिज़ायर है, वो यही है कि एक इंसान के स्ट्रगल से या उसका स्ट्रगल फुलफिल ना होने से स्ट्रगल ख़त्म नहीं होता है। जो विमेन का स्ट्रगल है, आंट जेनिफर इज सिंबलाइजिंग द स्ट्रगल ऑफ विमेन टू अटेन इमेंसिपेशन, टू अटेन फ्रीडम। वो बोल रहे हैं कि अगर एक इंसान को फ्रीडम नहीं मिला तो इससे हमारा जंग, हमारी जो डिज़ायर है वो कभी ख़त्म नहीं होगी। हमें जब तक फ्रीडम नहीं मिलता है हम लड़ते रहेंगे, हम आवाज़ उठाते रहेंगे। और लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम सिग्निफाई दिस ऑप्टिमिज्म
कि we will not end our struggle, we will not end, we will not stop struggling for freedom. तो इस लास्ट स्टैंजा का काफ़ी इम्पोर्टेंट है एंड यू आर फ्री टू इंटरप्रेट इट इन एनी वे दैट यू वांट, राइट? हमें पोएम के जो लास्ट पार्ट है उससे हमें आंटी का डिज़ायर फॉर फ्रीडम एंड फियरलेसनेस पता चलता है। हमें ये भी पता चलता है कि उनके लाइफ टाइम में उनको ये फ्रीडम नहीं मिला, उनको सिर्फ डेथ अंकल के ऑपरेशन से फ्री कर सकता है। बट यहाँ पे एक कंट्रास्ट भी है क्योंकि डेथ से वो फ्री तो हो जाएंगे बट उनकी बॉडी, उनकी जो आत्मा है वो अभी भी जकड़ी रहेगी बिकॉज ऑफ द वेडिंग रिंग दैट शी इज वेयरिंग। यहाँ पे एक आयरनी है कि वो अभी भी शी विल बी टाइड इन चेन्स इन द फॉर्म ऑफ अ हस्बैंड्स वेडिंग। जो वेडिंग रिंग है दैट इज द ओनली प्रूफ ऑफ द पेन्स, द सप्रेशन, द टॉर्चर दैट शी हैज फेस्ड फ्रॉम हर हस्बैंड। अब लास्ट 2 लाइन्स में हम बोलते हैं कि आंट के डेथ के बाद टाइगर्स को क्या होगा, तो द टाइगर्स विल कीप ऑन prancing, दे विल बी प्राउड एंड अफ्रेड। मतलब जो हमारी डिज़ायर है वो चलती रहेगी, वो डिज़ायर, वो स्ट्रगल कभी भी ख़त्म नहीं होगा। इट इज़ अ प्राउड स्ट्रगल, इट इज़ अ प्राउड डिज़ायर एंड दिस विल कंटिन्यू इवन आफ्टर आंट जेनिफर्स डेथ। सो डिस्कसिंग द लास्ट पॉइंट दैट इज़ द टोन। तो ये पूरी पोएम में अगर हम देखते हैं तो पोएट का टोन कैसा है, इट इज़ सैड, इट इज़ ड्रेरी, इट इज़ होपलेस, क्योंकि आंट जेनिफर की पूरी लाइफ ऑपरेशन में चली गई है। बट एट द सेम टाइम द लास्ट 2 लाइन्स आर ऑल्सो ऑप्टिमिस्टिक एंड चियरी, क्योंकि हमें वो एक होप देते हैं कि स्ट्रगल ख़त्म नहीं होएगा। ये पोएम में जब हम टाइगर्स के बारे में बात करते हैं तभी भी हमें एक ऑप्टिमिज्म और एक चियरीनेस नज़र आता है बिकॉज टाइगर्स गैम्बलिंग कर रहे हैं, दे आर रनिंग अराउंड हियर एंड देयर, उनको किसी से डर नहीं है। तो वहाँ पे हमें एक चीयरफुल टोन, एक ऑप्टिमिस्टिक मूड नज़र आ जाता है। अगर हम अभी इस पोएम के पूरे टोन को देखें तो पोएम का जो टोन सैड एंड ड्रेरी है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द पेट्रियार्कल पावर विच इज़ कंट्रोलिंग विमेंस बॉडीज़ एंड माइंड। पेट्रियार्कल पावर कोशिश करता है कि इंसान के जो लेडीज़ हैं उनके सिर्फ एक्शन पे नहीं बट उनके दिमाग पर भी हावी हो जाए। ये पोएम इसलिए सैड और ड्रेरी है, इसीलिए होपलेस है बिकॉज आंट जेनिफर का जो नेचर है वो बहुत एक मीक और पैसिव वुमेन का है जो अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकते एंड वी कैन सी हर सफोकेशन बाय मैरिज। वो अपनी मैरिज के कारण कितना सफोकेटेड फील कर रहे हैं। तो जब हम ये बातों के बारे में बात करते हैं तो द टोन बिकम सैड एंड ड्रेरी। अगेन पोएम आर्ग्यू करता है कि जो आंटी का आर्ट है दैट्स एन एस्केप, राइट? बट शी विल नॉट बी एबल टू एस्केप दैट ऑपरेशन। डेथ के बाद भी वो ऑपरेस रहेंगे, डेथ भी उनको ये एस्केप ऑफर नहीं करेगा। तो जो उनका आर्ट वर्क है वो आंट जेनिफर के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हम आर्ट वर्क की बात करें तो वहाँ पे हमें ऑप्टिमिज्म नज़र आता है, आंट जेनिफर की नेचर का रेजिलियंस नज़र आता है। तो उस पॉइंट पे जो टोन है वो ऑप्टिमिस्टिक हो जाती है। अगेन जो ओवरलाइन टोन है, जो स्ट्रॉन्ग अंडर करंट थ्रू आउट द पोएम, दैट इज़ वन ऑफ ऑपरेशन, राइट? पेट्रियार्कल सोसाइटी ने विमेन को ऑप्रेस किया हुआ है। अगेन होपलेसनेस है बिकॉज हम बात करते हैं कि आंट जेनिफर लाइफ लॉन्ग इस ऑपरेशन से एस्केप नहीं करेंगे, उनकी लाइफ में लैक ऑफ फ्रीडम, लैक ऑफ सोलेस रहेगा इवन आफ्टर हर डेथ। बट बिकॉज ऑफ द टाइगर्स prancing, even after Aunt Jennifer's death, so that will make it optimistic and cheery. तो पोएम अब किसने नरेट की है? इट इज़ बीइंग नरेटेड बाय एड्रियन रिच, हु इज समहाउ और द अदर सपोज टू बी अ रिलेटिव ऑफ आंट जेनिफर, इसीलिए वो उनको आंट कह के एड्रेस कर रहे हैं। एंड द पोएट इज रिकग्नाइजिंग द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आंट जेनिफर एंड इसीलिए उनका जो एक टोन आ रहा है यहाँ पे, एड्रियन रिच का जो टोन आ रहा है दैट इज समवॉट पिटिंग। पिटिंग क्यों, सिंपैथेटिक क्यों नहीं? क्योंकि उनको पता है कि आंट जेनिफर की जो लाइफ है वो इसी ऑपरेशन में निकल जाएगी, उनका उनके लिए बिल्कुल भी कोई एस्केप राउट नहीं है। तो इसीलिए वो उनको पिटी कर रहे हैं, सिंपैथाइज या एम्पैथाइज नहीं कर रहे हैं। एड्रियन रिच इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग इनफ and she doesn't she cannot empathize with Aunt Jennifer because had she been in Aunt Jennifer's boots
तो शी वुड हैव रिबेल्ड, बट आंट जेनिफर रिबेल नहीं कर सकते, इसीलिए वो उस पर पिटी कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक अंडरलाइन टोन ऑफ पिटिंग भी आ जाता है. So with this, I end the revision of this poem. Extra classes have been cancelled due to numerous reasons. One is that this time English का जो एग्ज़ाम है वो बीच में आया है, तो हर बच्चे का कभी कोई केमिस्ट्री का या कोई और एग्ज़ाम आ रहा है. तो many children, I mean there were almost negligible number of children who had the desire to attend. तो फिर it was better for me to record the session and put it on YouTube. So I hope this is effective enough for you. अगर आपके कोई doubts हैं या you want to ask me some personal question, be sure to write in the comments. I will 100% give you the answer that you want. You don't need to worry. And if you don't have any queries, अगर आपका ये चारों videos हर chapter के ऊपर मैंने post की हुई हैं, तो अगर आपकी क्वेरीज आंसर्ड हैं, देन ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. I hope you do a wonderful job in your board exams. God bless all of you.